आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं रेणु समग्र मानवीय दृष्टि, जिसे लिखा है निर्मल वर्मा ने। तो इस आलोचनात्मक निबंध के अंदर क्या बात होती है मैं आपको बताता हूं। सबसे जो मुख्य बात है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चलेगा वो है रेणु के ऊपर। ये रेणु वो है फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल उपन्यास लिखा था। आप सभी लोग उन्हें जानते होंगे, जिनकी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, तीसरी कसम। ये वही फणीश्वरनाथ रेणु है और उन्हीं के बारे में ये कुछ कहते हैं, और विशेष रूप से किनके ऊपर? उनके द्वारा जो लिखी गई एक उपन्यास है जिसका नाम है परती परिकथा। और मैला आंचल तो आप सभी को पता ही है। तो ये जो परती परिकथा है ये मैला आंचल उपन्यास के बाद लिखा गया था, और ये भी क्या है एक प्रकार का, और ये भी क्या है आंचलिक उपन्यास है, परिकथा, जिस प्रकार से मैला आंचल था। तो इस उपन्यास को लेकर के जो आपसी विवाद रहे और इसी से संबंधित चीजें बात जो है इसके अंदर वो निर्मल वर्मा हमें बताते हैं। तो वो चीजें क्या है हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि परती परिकथा के अंदर है इसमें भी एक गांव का जिक्र किया गया है, जिस प्रकार से मैला आंचल में किया गया था। और आलोचकों का ये मानना है कि ये जो उपन्यास है कुछ में कुछ नया नहीं किया उन्होंने जैसा मैला आंचल उपन्यास था उसी का क्या है एक दूसरा रूप वहां पर लिख दिया, कुछ भी उसमें नया नहीं किया। तो इस प्रकार का आरोप जो है आलोचक फणीश्वरनाथ रेणु पे लगाते हैं, और इसी को वो गलत साबित करते हैं निर्मल वर्मा अपने इस लेख के माध्यम से, और बताते हैं कि सही दृष्टि क्या है इस उपन्यास को देखने की, और जो रेणु है उनका क्या महत्व है अपने इन उपन्यासों के माध्यम से। तो अब चलते हैं वापसी हम इस उपन्यास की ओर। इसके अंदर भी उन्होंने ग्राम्य जीवन को दिखाया गया है, जहां पर अंतर विरोधी तत्वों को, यानी कि दो विरोधी तत्व है उसको आपस में वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। वहां पर विभिन्न प्रकार के जो वर्ग थे और राजनीतिक दल थे उनके बीच में जो तनाव है उसको अच्छे से दिखाया गया है, जैसे कि मैला आंचल में भी दिखाया गया था। रेणु के उपन्यासों की एक खासियत रही है कि जब वो अपनी इन उपन्यासों को लिखते हैं तो वहां पर जो पात्र आते हैं वो बहुत ही जीवंत रूप में आते हैं। उनके जो उपन्यास होते हैं वहां पर किसी भी प्रकार का जीवन दर्शन नहीं दिखता हमें देखने को। आलोचक जो होते हैं उन्हें क्या चाहिए कि उपन्यास में कोई जीवन दर्शन हो, कोई दार्शनिक बात की गई हो तो उन्हें समझ में आता है। परंतु रेणु के जो उपन्यास है वहां पर कोई जीवन दर्शन नहीं होता। वहां पर नॉर्मली जैसा जीवन में घटित होता है, सामान्य घटना है, वो उसको वैसा का वैसा ही रख देते हैं और उस चीज से उसकी क्या है अभिव्यक्ति करते हैं जो वो चीज दिखाना चाह रहे हैं। कोई अलग से कोई दर्शन या विचारधारा वो अपने उपन्यासों में नहीं दिखाते हैं। वर्मा जी का ये मानना है कि इस उपन्यास के बारे में लोगों ने जो भी कहा है वो केवल ऊपरी तौर पे इसका अध्ययन किया है, इसके जो गुण और दोषों का जो विश्लेषण था वो बहुत ही कम किया गया है, इस पर कुछ ज्यादा अच्छे से लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और ऐसा किस लिए कि जो आलोचनात्मक जो पद्धति है हम लोगों की जिससे आलोचना करते हैं वो काफी रूढ़ हो चुकी है। उसमें कुछ भी अगर कोई व्यक्ति नया प्रयोग कर रहा है या कुछ नई चीजें ला रहा है और वो उनके पुराने जो पैमाने हैं जिनके आधार पे वो आलोचना करते हैं उस पर नहीं बैठता है तो उसको क्या है बेकार बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से वो उस आलोचना पद्धति को दोष देते हैं बजाय आलोचकों को दोष देने के। और ये जो आलोचना पद्धति है ये उन्होंने तब भी नहीं बदली जब मैला आंचल जैसा उपन्यास हम लोगों के सामने आया था। उसकी भी प्रशंसा उन्होंने केवल किस लिए करी? भावुकतापूर्ण प्रशंसा करी, क्योंकि उस उपन्यास के आने के बाद भी उसके अंदर जो रचना विधान था, उसका कथा शिल्प था, उसमें जिस प्रकार का नया प्रयोग आया, उसमें जो परिवर्तन था उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। अगर उसे स्वीकार किया जाता तो ये जो परिकथा नामक उपन्यास था इसमें इसको वो स्वीकार जरूर करते, क्योंकि आप पाएंगे कि मैला आंचल के अंदर भी उन्होंने किसी भी प्रकार के दार्शनिक जीवन का उन्होंने नहीं दिखाया है। वहां पर भी क्या है कि पात्र आते हैं, उनकी रोजमर्रा की जो घटना है वो आते हैं। वहां पर आप देखेंगे एक प्रकार का बिखराव वहां पर मिलेगा, और ये जो बिखराव है जहां पर कोई एक समग्र चीज नहीं दिख रही है, कभी कोई दूसरी घटना घटित हो रही है, कभी कोई तीसरी, और इसी प्रकार से पूरा उपन्यास चलता है। और ये जो बिखराव है, अलग अलग चीजों को दिखाना, यही वो शिल्पगत विशेषता है जिसमें आपसी में कोई संबंध ना दिखते हुए भी उसमें क्या है एक लय है, जिसे उन्होंने सिम्फनी कहा है। जैसे मान लो कोई एक कलाकार है, ये उसका कैनवस है, यानी कि जिसपे वो पेंटिंग करेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे उसने चित्र बना दिए, एक इधर है ये बिंदु, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये अलग अलग दिख रहे हैं, इनमें कोई आपसी लाइन नहीं जो इनको जोड़ती हो। परंतु वो कहते हैं अगर ध्यान से गौर से देखेंगे तो इसके पीछे एक संगीतात्मकता है। ये सिम्फनी का मतलब होता है संगीतात्मकता, लय।
जो ध्वनि है संगीत की वो इन्हें आपस में क्या है जोड़ी हुई है। यानी कि ध्यान से अगर हम देखेंगे तो वो चीजें क्या है आपस में जुड़ी हुई है, और वो कैसे, ये चीज आपको अभी आगे जब मैं बताऊंगा तो वहां पर भी समझ में आएगी। इस समय के आलोचक जो हैं वो क्या देखते हैं कि उपन्यास के अंदर कोई श्रृंखलाबद्ध योजना होनी चाहिए, कोई केंद्रीय पात्र होना चाहिए, या कोई केंद्रीय सूत्र हो, या फिर कोई जीवन का दर्शन हो, तब जाकर के वो मानेंगे कि इस उपन्यास में कुछ है। जबकि आप पाएंगे कि फणीश्वर नाथ रेणु जो उपन्यास लिख रहे हैं, विशेष रूप से ये जो आंचलिक उपन्यास है, वहां कोई जीवन दर्शन नहीं है, वहां कोई श्रृंखलाबद्ध योजना नहीं है, और ना ही कोई केंद्रीय सूत्र या फिर कोई केंद्रीय पात्र है। वो बिल्कुल अलग प्रकार की है, और पिछले जितने भी उपन्यास लिखे जा रहे थे उससे एक अलग तरीके का उन्होंने प्रयोग यहाँ पर करके दिखाया है। और इसी के अनुसार हमें आलोचना पद्धति को विकसित करने की या फिर नए प्रतिमान गढ़ने की आवश्यकता है, जहां पर इनको भी जगह मिल सके। इसके बाद वो रेणु जी की आलोचना भी करते हैं इसी उपन्यास के अंदर, जहां पर एक पात्र जो आता है जित्तन, और वो पात्र जब उन्होंने लिखा है तो बाकी सब पात्र तो ठीक है, यहाँ पर क्या है उस पात्र के साथ उनके जो पूर्वाग्रह है वो नजर आते हैं। वो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के इस पात्र को अच्छे से नहीं बता पाते। निर्मल वर्मा जी बताते हैं कि एक अच्छे उपन्यासकार के उद्देश्य दो तरह के होते हैं। पहला, वो जिन पात्रों की सर्जना करे वो जीवंत हो, स्पंदनशील हो, यानी जो भी पात्र आ रहे हैं उसके अंदर उनके अंदर जीवंतता होनी चाहिए। और दूसरा, जो भी उसे लिख रहा है वो पूर्ण तरीके से निर्वैक्तिक हो और पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, अपने अपने आप को वो उसमें अपनी संवेदनाओं को या फिर अपने पूर्वाग्रहों से उन पात्रों की सर्जना ना करे, और इन उपन्यासों के अंदर जो यथार्थ है उसकी अभिव्यक्ति के प्रति उसे संवेदनशील होना चाहिए, यानी यथार्थ को दिखा पाए। रेणु की विशेषता को बताते हुए निर्मल वर्मा जी कहते हैं कि वो अपने उपन्यास के अंदर जहाँ पर कलह और क्लेश का वर्णन करते हैं, यानी उनकी जो स्थिति है गांव की, ग्रामीण परिवेश की, वहां पर जो दुख है, उसके साथ साथ वो क्या है पूर्णिमा के चांद को उगाना नहीं भूलते हैं। और ये पूर्णिमा का चांद उगाना, ये जो शब्द है ये डायरेक्ट उसमें नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक है, व्यंजना के रूप में है, कि जहां पर कलह क्लेश दिख रहा है वहां पर हम पूर्णिमा के चांद का भी वर्णन कर रहे हैं, एक तरीके से खुशहाली या फिर जो खुशी की जो चीजें हैं जिसे देख करके हृदय प्रसन्न होता है। तो वो बताते हैं एक और उनकी विशेषता कि जिस प्रकार से एक कैमरा अगर हम ले लें उससे फोटो खींचे, एक तो वो चित्र गढ़ना, और दूसरा एक मानव दृष्टि है जो मानव अपनी आंखों से देखता है। तो मानव दृष्टि क्या है, संवेदनात्मक होती है, वो संवेदना देख पाती है, वो जो चीजें देख सकती है वो कैमरा नहीं नोट कर सकता। कैमरा के अंदर उतनी संवेदनाएं हम नहीं देख सकते, मानव की जो आत्मा है कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर सकता, पर मानवीय दृष्टि उसको देख सकती है, और इसलिए मानव की दृष्टि क्या है, विशेष है। रेणु जी क्या करते हैं, वो रोजमर्राओं की जो घटना होती है उसी को अपने उपन्यासों में दिखाते हैं, और उन्हीं के माध्यम से उस सत्य को क्या अभिव्यक्त करते हैं। पर यहाँ पर एक खतरा रहता है कि अगर आप रोजमर्रा की घटनाओं को ही सिर्फ बता दे रहे हैं तो ऐसा लगता है कि इतिवृत्तात्मक हो गया है, यानी कि इतिहासात्मक, यानी कि इतिहास की तरह हो गया है कि जो घटित हो रहा है आप वही बता दे रहे हैं। तो एक प्रकार से इतिहास जैसा वो लग सकता है, और इसका खतरा भी बना रहता है। परंतु रेणु जी की जो कला है इतनी बढ़िया है कि वो इस खतरे से भी बच निकलते हैं, और उनके उपन्यासों में जीवन जैसे रूप में है उसी रूप में क्या है बाहर सामने होकर के आता है। इसके बाद निर्मल वर्मा जी रेणु के बारे में कुछ और अपनी पर्सनल बातें बताते हैं, या फिर जो रेणु के बारे में वो सोचते हैं उन बातों का जिक्र करते हैं, जिसकी शुरुआत वो एक जुलूस से करते हैं, जहां पर उस जुलूस के अंदर वो किसी एक व्यक्ति से रेणु जी के बारे में पूछते हैं। वो इससे पहले रेणु जी से 2 से 3 बार मिल चुके हैं, और उसी में ही वो उनके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं। उनका जो व्यक्तित्व है सेंसर की तरह काम करता है। जिस तरीके से बड़े बुजुर्गों के पास जब हम बैठते हैं तो अपने आप में सेंसर लगा लेते हैं हम कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, उस प्रकार का सेंसर उनके व्यक्तित्व में था। ये जो सेंसर है सरकार वाला सेंसरशिप नहीं, जहां पर जबरदस्ती आपकी अभिव्यक्ति को दबाया जाता है। एक खुद ब खुद जो हम लगा लेते हैं अपने ऊपर सेंसर किसी के सम्मान में, कि हमें कम से कम यहाँ जो बात करेंगे वो इतनी उथली बातें ना करे। तो उनके व्यक्तित्व में ऐसा था। वो निर्मल वर्मा जी को प्रेरणा देते थे कि वो हमेशा कुछ उच्च और अच्छा करके दिखाए। और इसके बाद वो कहते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व था वो संत की तरह था, विनम्र, क्योंकि वो जो दुनिया के अंदर जिन चीजों को हम लोग त्याज्य मानते हैं, घृणास्पद मानते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं मानते थे। उनके हिसाब से कोई भी चीज त्याज्य नहीं है, घृणास्पद नहीं है, सबका अपना महत्व है। एक एग्जाम्पल से इस बात को बताते हैं कि जिस प्रकार से कमल है और दलदल है,
ये दोनों अलग अलग दिख सकते हैं। कुछ लोग क्या है, कमल जो सौंदर्य है उसको दलदल से निकाल करके अलग करना चाहेंगे, यानी कि ऐसे सौंदर्यवादी जो सुंदरता को क्या है, अलग करके देखते हैं किसी दूसरे रूप से। तो रेणु जी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे, इसीलिए उनका जो व्यवहार है संत की तरह विनम्र दिखाते हैं, क्योंकि वो किसी चीज को घृणित या त्याज्य मानते ही नहीं है। और जो व्यक्ति किसी चीज को घृणित और त्याज्य नहीं मानता है, तो उस व्यक्ति का जो स्वभाव है संत की तरह हो जाता है। फिर वो ये नहीं करता कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगा या ये बेकार है, वो सबके लिए अवेलेबल रहता है। और वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, इसके पीछे वो रीजन बताते हैं कि वो इन दोनों के बीच का रिश्ता पहचानते हैं कि कमल और दलदल का क्या रिश्ता है। रेणु जी क्या करते हैं, गरीबी, यातना, ये तो अपने उपन्यासों में बताते ही हैं, इसके साथ साथ वो उसमें रस और संगीत उसको भी अपने उपन्यासों में लेकर के आते हैं। यानी भयानक दृश्यों के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों के भी वो वर्णन वहीं पर ही कर देते हैं, जिसे पढ़ने के बाद व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होने लगती है और बहुत अच्छा लगता है। जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि गरीबी का जिक्र हो रहा हो, भुखमरी, ये सब अभाव का जीवन है, वहां पर भी वो कुछ ऐसी चीजों के बारे में वर्णन कर दे जिसे पढ़ करके आनंद की अनुभूति हो जाए या अच्छा लगे। ये जो कला है ये एक संत में ही हो सकती है, जो कि इन दोनों के रिश्ते को पहचानता है और अपने उपन्यासों में बता पाता है। और इसीलिए कहते हैं कि रेणु जो है, जिसे हम यथार्थवाद कहते हैं, उन्होंने एक नए प्रकार का यथार्थवाद दिखाया। और ये जो यथार्थवाद की अवधारणा थी जो हमारे मन में है, वो काफी पीछे छूट गई है, जिसमें केवल जो बुरी चीजें होती हैं, जिसे जीवन का कटु अनुभव कह सकते हैं, केवल उसी को वो लोग वर्णन करते हैं और किसका नाम देते हैं, यथार्थवाद का। ये ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब हम मार्क्सवाद से संबंधित साहित्य को देखेंगे तो वहीं पर ही इस प्रकार के यथार्थवाद की चर्चा होती है। परंतु रेणु जी क्या है, इस यथार्थवाद से आगे जाते हैं। वो जीवन के ऐसे कटु अनुभवों के साथ जो साथ साथ चलते हैं आनंदपूर्ण अनुभव, उनको भी दिखा देते हैं। और इसीलिए उनकी जो दृष्टि है उसे समग्र मानवीय दृष्टि कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, किसी भी पक्ष को छोड़ नहीं रहे हैं। जिसे बुरा या त्याज्य दुनिया समझती है, वहां पर भी वो आनंदमय चीजें ढूंढ लेते हैं और दोनों को अभिव्यक्त कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उनकी एक दृष्टि है वो समग्र है। इसे आप एक तरीके से और समझ पाएंगे कि जो मैला आंचल है वो आंचलिकता से भी ज्यादा, एक आंचलिक उपन्यास तो है, उससे भी ज्यादा क्या करता है, वो उस आंचलिकता का भी अतिक्रमण कर देता है, यानी उस आंचलिकता से भी बाहर निकल जाता है। आंचलिक उपन्यासों की विशेषता होती है कि किसी विशिष्ट जगह की चीजों को ही वो बताता है। पर आप देखेंगे कि जिस गांव का वर्णन वो कर रहे हैं, अगर आप किसी दूसरे गांव में जाए दूर, ठीक उसकी स्थिति भी आपको इसी प्रकार की मिलेगी जिस प्रकार की स्थिति इस गांव की थी। तो इसलिए उन्होंने अपनी आंचलिकता का भी अतिक्रमण कर दिया है। ये है उनकी दृष्टि रेणु की। और अंत में क्या है, वो दुखी होते हैं उनकी मृत्यु से, क्योंकि वो, जैसा कि इस पूरे प्रसंग से ही पता लग रहा होगा, कि काफी ज्यादा प्रभावित थे फणीश्वरनाथ रेणु से निर्मल वर्मा जी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर सार रूप में बताऊं थोड़ा सा छोटा करके, तो रेणु की जो समग्र मानवीय दृष्टि है उसमें वो सभी चीजों का वर्णन करते हैं और बहुत ही जीवंत तरीके से करते हैं, जैसा कि होता है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, वरना आप इसे खुद जब एक बार पढ़ेंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो सारा समझ में आ जाएगा।